हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम आइसो एंजाइम के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपना टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन का मीन्स क्या होता है कि एंजाइम कैसे इनहिबिट होता है और कैसे एंजाइम की एक्टिविटी है वो रिड्यूस होती है। एंजाइम मेनली बाइंड होता है सबस्ट्रेट के साथ में, लेकिन कुछ इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम के साथ में बाइंड होकर एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शंस को डिक्रीज कर देते हैं या फिर उसको परमानेंटली डैमेज कर देते हैं। अब एंजाइम इनहिबिशंस जो है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन और सेकंड इज कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन के अंदर बात करें तो एंजाइम जो है उस एंजाइम पर दो साइट प्रेजेंट रहती है, एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट रहती है। तो एंजाइम पे अगर दो साइट प्रेजेंट है और अपने पास में कंपटीटर भी दो है, एक सबस्ट्रेट और एक इनहिबिटर्स। अब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स कंपटीटर कितने हैं? दो। और एंजाइम पर साइट भी कितनी है? दो। तो नो कंपटीशन, दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होगा क्योंकि दोनों के लिए दो सीट अवेलेबल है एंजाइम के ऊपर। अब सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा एक्टिव साइट पर और इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा एलोस्टेरिक साइट पर। अब अगर बात करें कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन की, तो कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन पर एंजाइम पर एक ही साइट प्रेजेंट रहती है, एक्टिव साइट। तो साइट कितनी है? एक। और कंपटीटर कितने हैं? दो है, एक सबस्ट्रेट और एक इनहिबिटर्स। अब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स बात करते हैं तो ये कैसे बाइंड करेंगे, तो ये अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है कि जिसकी सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में जिनकी एफिनिटी ज़्यादा है तो वो बाइंड कर जाएगा। जैसे सबस्ट्रेट की एफिनिटी ज़्यादा है तो सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा, और इनहिबिटर की एफिनिटी ज़्यादा है तो इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा। तो दोनों के बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा एक सीट के लिए। एक सीट प्रेजेंट है एंजाइम पर तो एक सीट के लिए क्या होगा? दोनों में कंपटीशन होगा। तो फर्स्टली बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन की। नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन दो प्रकार का होता है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल होता है उसके अंदर एंजाइम जो है वो परमानेंट डैमेज हो जाएगा। परमानेंट डैमेज हो जाएगा मीन्स इनहिबिशन कैन नॉट ओवरकम, कि इनहिबिशन वापस ठीक नहीं होगा। एक बार एंजाइम के साथ में कोई इनहिबिटर्स बाइंड हो गया तो उसको वो परमानेंटली डैमेज कर देगा, परमानेंटली डैमेज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा एंजाइम को। रिवर्सिबल जो है वो टेम्पोरेरी नेचर का होता है। रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन होता है वो टेम्पोरेरी नेचर का होता है। उसके अंदर एंजाइम के साथ में अगर कोई इनहिबिटर्स बाइंड होता है तो वो वापस अलग हो सकता है, एंजाइम ठीक हो सकता है। ठीक है। उसके बाद बात करें कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन की, तो वो ओनली रिवर्सिबल होता है क्योंकि उसके साथ में एक्टिव साइट के साथ में इनहिबिटर्स बाइंड होगा तो वो इनहिबिटर वापस वहाँ से अलग होकर उसको क्या कर देगा? ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब फर्स्टली बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन को डिटेल से पढ़ते हैं। तो रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन, रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। तो रिवर्सिबल मीन्स ये इनहिबिशन जो है वापस ओवरकम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो व्हेन द इनहिबिटर्स बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एलोस्टेरिक इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि एंजाइम पर दो साइट प्रेजेंट है, एक एक्टिव साइट और एक एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट है। तो दो सीट प्रेजेंट है और दो ही अपने पास में कंपटीटर है तो कंपटीशन नहीं होगा, इसलिए क्या बोला इसको? नॉन कॉम्पिटिटिव। और रिवर्सिबल क्यों बोला? क्योंकि एंजाइम के साथ में अगर कोई इनहिबिटर्स बाइंड हो रहा है तो वापस वहाँ से अगर जैसे ही अलग होगा तो एंजाइम वापस अपनी एक्टिविटी करने लग जाएगा, क्योंकि ये क्या है? टेम्पोरेरी नेचर का होता है। ठीक है। जैसे ही कोई पॉजिटिव फैक्टर है इनहिबिटर्स, जैसे वापस वहाँ से रिमूव होगा एलोस्टेरिक साइड से तो एंजाइम वापस काम करना स्टार्ट कर देगा। दिस इनहिबिशन प्रोसेस डन बाय केमिकल इनहिबिटर्स और प्रोडक्ट इनहिबिटर्स। अब एक तो केमिकल किसी के साथ एंजाइम के साथ बाइंड हो जाए या फिर प्रोडक्ट बाइंड हो जाए
तो डिपेंड करता है ये दो प्रकार से है रिवर्सिबल, कि केमिकल इनहिबिटर्स और प्रोडक्ट इनहिबिटर्स। जैसे एंजाइम अपने पास में फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो एंजाइम है उस पर दो साइट प्रेजेंट है, एक तो एक्टिव साइट और एक एलोस्टेरिक साइट। उस एलोस्टेरिक साइट के साथ में कोई एटीपी बाइंड हो गया तो इस फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट इनहिबिटर्स की। प्रोडक्ट इनहिबिटर्स में क्या होगा कि कोई प्रोडक्ट जो रिएक्शंस में बना वो उस एंजाइम के साथ में बाइंड हो जाए तो उस एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा। जैसे एक रिएक्शंस की मैं बात करूं कि ग्लूकोज एटीपी से रिएक्शंस कर रहा है, एंजाइम हेक्सोकाइनेज है और प्रोडक्ट बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो प्रोडक्ट बना यही एंजाइम के साथ में क्या कर ले, रिएक्शंस कर ले और उसके साथ बाइंड हो जाए तो हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है उसको क्या कर देगा, ये इनहिबिट कर देगा। और फर्दर जब नेक्स्ट रिएक्शंस होगी तो ग्लूकोज प्लस एटीपी से ये हेक्सोकाइनेज के रिएक्शंस करके क्या प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। इरिवर्सिबल में क्या होगा कि इट इज़ ऑफ परमानेंट नेचर इज द रिमूवल ऑफ फैक्टर डज नॉट रीस्टोर द फंक्शन ऑफ द एंजाइम। इरिवर्सिबल में क्या होता है कि एंजाइम के साथ में एक बार इनहिबिटर्स बाइंड हो गया तो उस एंजाइम को वो इनहिबिटर्स परमानेंटली क्या कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा कि एंजाइम फर्दर किसी रिएक्शंस में काम नहीं आएगा, कि इज परमानेंट डैमेज टू द कन्फर्मेशन ऑफ एंजाइम थ्रू irreversible union with the enzyme. In this type of inhibition, the inhibitors binds too tightly to any part of enzyme and inhibitors destroy the sulfahydryl group of enzyme, कि एंजाइम का जो सल्फाहाइड्रिल ग्रुप है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो एंजाइम के साथ में इनहिबिटर जब बाइंड हुआ था वो इनहिबिटर्स जैसे ही एंजाइम से अलग होगा तो उस एंजाइम की जो सल्फाहाइड्रिल ग्रुप है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और एंजाइम फर्दर किसी रिएक्शंस में काम नहीं आएगा। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन करते हैं। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट, साइनाइड इनहिबिट द सेलुलर रेस्पिरेशन by binding with copper ions of साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ में साइनाइड बाइंड होकर उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर काम आता है। सेकंड है डाई आइसोप्रोपिल फ्लोरोफॉस्फेट, ए नर्व गैस कंबाइंस irreversibly with OH group of amino acid serine destroying the function of enzyme acetylcholine esterase। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज के साथ में ये डाई आइसोप्रोपिल फ्लोरोफॉस्फेट बाइंड होकर उसको क्या कर देगा, इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देगा। नेक्स्ट बात करें, आइडो एसीटेमाइड कंबाइंस इरिवर्सिबली विद सल्फाहाइड्रिल ग्रुप ऑफ एंजाइम कोजिंग देयर इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। आइडो एसीटामाइड है, ये भी एक प्रकार का इनहिबिटर्स है जो क्या करता है, एंजाइम की सल्फाहाइड्रिल ग्रुप है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बात करते हैं कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन की। कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में क्या होगा कि एंजाइम की जो साइट है वो एक ही प्रेजेंट है, एक्टिव साइट। उस एक्टिव साइट एक सीट के लिए दो कंपिटिटर प्रेजेंट है, एक तो सबस्ट्रेट, दूसरा कौन सा है, इनहिबिटर्स। तो जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी वो उस एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ में बाइंड होगा। अगर सबस्ट्रेट की एफिनिटी ज़्यादा है तो सबस्ट्रेट बाइंड होगा, अगर इनहिबिटर्स की एफिनिटी ज़्यादा है तो इनहिबिटर्स बाइंड होगा। इसलिए इसको क्या बोला, कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन से वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन मीन्स इनहिबिशन ओवरकम, इनहिबिशन वापस ठीक हो सकता है कि एंजाइम के साथ में कोई इनहिबिटर्स बाइंड हुआ और जैसे ही वो इनहिबिटर्स वहाँ से वापस अलग होगा तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी कर सकता है। दिस रिवर्सिबल इनहिबिशन और स्टॉपेज ऑफ एंजाइम एक्टिविटी अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट एनालॉग एंड प्रोडक्ट इनहिबिटर्स। मीन्स सबस्ट्रेट एनालॉग की वजह से इनहिबिशन हो सकता है और दूसरा प्रोडक्ट इनहिबिटर्स की वजह से।
ठीक है। तो सबस्ट्रेट एनालॉग क्या होता है? सबस्ट्रेट एनालॉग क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो है उसी की तरह दिखने वाला एक इनहिबिटर्स होता है, कि संरचना लगभग इनकी सेम सी होती है, इसलिए एंजाइम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सा सबस्ट्रेट है और कौन सा इनहिबिटर है, कि ये सबस्ट्रेट और ये इनहिबिटर है दोनों सेम दिखते हैं। ठीक है। तो इस सबस्ट्रेट का जो इनहिबिटर है इसको क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट एनालॉग। तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं होकर कोई इनहिबिटर से बाइंड हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे अपन सबस्ट्रेट एनालॉग। द केमिकल इनहिबिटर सिमिलर टू सबस्ट्रेट कॉल्ड सबस्ट्रेट एनालॉग, कि ऐसा केमिकल इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट के समान दिखता है उसे सबस्ट्रेट एनालॉग बोलते हैं। तो एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि ये एंजाइम है, उस एंजाइम की एक्टिव साइट प्रेजेंट है और एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट और ये इनहिबिटर्स। अब आप देख सकते हो दोनों की स्ट्रक्चर लगभग सेम दिख रही है। तो यहाँ पर अगर सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो क्या बनेगा? ई एस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और अगर इनहिबिटर्स बाइंड होता है तो क्या बनेगा? ई आई कॉम्प्लेक्स, एंजाइम इनहिबिशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये इस सबस्ट्रेट का ये इनहिबिटर्स क्या है? सबस्ट्रेट एनालॉग है। ठीक है। अब एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो मेलोनिक एसिड इज सबस्ट्रेट एनालॉग ऑफ सक्सेनिक एसिड कोजिंग कम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब सक्सेनिक जो एसिड है उसका सबस्ट्रेट एनालॉग है मेलोनिक एसिड, कि ये सक्सेनिक एसिड रिएक्शंस मेन जो सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो कौन से सबस्ट्रेट पे काम करेगा? सक्सेनिक एसिड पर, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा? फ्यूमरेट बनाएगा। लेकिन ये सक्सेनिक एसिड की तरह ही दिखने वाला है मेलोनिक एसिड, तो सक्सेनिक एसिड का सबस्ट्रेट एनालॉग कौन है? मेलोनिक एसिड। ये मेलोनिक एसिड सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज के साथ बाइंड होकर उसको क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल है जो सबस्ट्रेट की तरह दिखते हैं तो उन्हें बोलेंगे सबस्ट्रेट एनालॉग। जैसे मैं बात करूं सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज सक्सेनिक एसिड पे काम करता है तो इसका सबस्ट्रेट एनालॉग है मेलोनिक एसिड या मेलोनेट। लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज लैक्टेट पे काम करता है और इसका सबस्ट्रेट एनालॉग है ऑक्जेमेट। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो एंजाइम है वो 7,8 डाईहाइड्रोफोलेट पे काम करता है और इसका सबस्ट्रेट एनालॉग है एमेथोप्टेरिन। एल हिस्टिडेज एंजाइम एल हिस्टिडीन पे काम करता है और इसका सबस्ट्रेट एनालॉग है डी हिस्टिडीन। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो हाइपोजेंथीन पे काम करता है और इसका सबस्ट्रेट एनालॉग है एलोप्यूरिनॉल। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कार्बोनेट पे काम करता है और इसका सबस्ट्रेट एनालॉग है एसीटेजोलामाइड। एकोनिटेज एंजाइम ये सिस एकोनिटेज पर काम करता है और इसका सबस्ट्रेट एनालॉग है ट्रांस एकोनिटेज। तो ये जो एंजाइम है सभी के सभी ये इन सबस्ट्रेट पे काम करते हैं और ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होकर के सबस्ट्रेट एनालॉग अगर बाइंड हो गया तो एंजाइम क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। तो ये था एंजाइम इनहिबिशन। कुछ स्पेशल पॉइंट है एंजाइम इनहिबिशन के बारे में कि इफ़ द इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देन लोअर कम्पिटिटिव इनहिबिशन, कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर अपन बढ़ाते हैं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन है उस वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इनहिबिटर्स बाइंड नहीं होगा और सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा। इफ़ द परसेंट ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स देन के एम कॉन्स्टेंट इंक्रीज होगा और वी मैक्सिमम नो चेंज रहेगा। व्हेन presence ऑफ इनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर्स देन के एम नो चेंज एंड वी मैक्सिमम जो है वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो ये था एंजाइम इनहिबिशन जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कम्पिटिटिव नो एंजाइम इनहिबिशन और नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। थैंक यू।